किलोमीटर, वहां पे गरीब बच्चा मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहा है। फिर कल मैं हमारे कुरैश नगर में गया, हमारी एक बहन वहां से लड़ रही है, आसिफ कुरैशी साहब की अहलिया। फिर सुभाष नगर गए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, मुझे क्या हासिल होने वाला है? मैं क्यों एक मजदूर की तरह, एक मजलिस का एक छोटा सा, एक अदना सा सिपाही के तौर के ऊपर, मैं क्यों दिन और रात दिल्ली की सड़कों के ऊपर घूम रहा हूं? मैं तो औरंगाबाद से चुनकर आया हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं ये कहूंगा कि नहीं, मैं दिन में एक जलसा करूंगा, मैं पदयात्रा नहीं करूंगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात के अंदर पिछले 1 महीने से दिन और रात एक किए हुए हैं। दिन में पदयात्रा करते हैं, रात में जलसों के ऊपर जलसे करते हैं। एक दिन 200 किलोमीटर गाड़ी का सफर करके जाते हैं। उन्हें क्या हासिल हो रहा है? उन्हें और क्या चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से लगातार चुनकर आते हैं और इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे वो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। असद साहब को क्या मिल रहा है? इम्तियाज जलील उनका एक छोटा सा, एक अदना सा सिपाही, मुझे क्या हासिल होने वाला है? दोस्तों, हमारे मकसद को समझो, हमारी मेहनतें, हमारी कोशिशों को समझो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ख्वाब है और वो ख्वाब ये है, कि हर शहर के अंदर वो एक असदुद्दीन ओवैसी तैयार करना चाहते हैं, हर मोहल्ले के अंदर एक असदुद्दीन ओवैसी तैयार करना चाहते हैं। अरे एक काउंसिलर उबैद खान साहब एक काउंसिलर चुनकर आएंगे। मैं आपको जबान देता हूं कि यहां के विधायक की इतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी मेरे काउंसिलर की यहां पर ताकत रहेगी, क्योंकि हम सियासत के जरिए धंधा करने के लिए नहीं आते हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं। मेरे अपने शहर के अंदर पहली मर्तबा जब हमने इलेक्शन लड़ा, 26 कॉर्पोरेटर्स हमने चुना कर दिए। 5 दलित के कॉर्पोरेटर्स थे, एक हमारी हिंदू बहन थी। आज 3 कॉर्पोरेटर्स को मैंने पार्टी से बर्खास्त किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने जो एतमाद हम पर जताया था उसके ऊपर वो खरा नहीं उतर रहे थे। जो काम करेगा वो हमारे साथ रहेगा। और जैसा उबैद साहब ने बताया है, रेहान भाई ने बताया है, ये एक शुरुआत है। यहां के विधायक जी, आपको भी बोल रहा हूं, ये बात आज दिन और वक्त के साथ आप तय कर लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब तुम्हें असदुद्दीन ओवैसी की चौखट के ऊपर आना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं कह रहे, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये आवाम जो है, ये जब दिल खोल के तुम्हारा साथ देती है, ये वो आवाम है जो तुम्हें उरूज के ऊपर लेकर जा सकती है, पूरी ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जा सकती है। तो ये आवाम ही है जो तुम्हें ज़वाल तक पहुंचा सकती है, नीचे खींच के ला सकती है, जमीन पर ला सकती है। कोई जिंदगी भर के लिए मैं अब प्रधानमंत्री बन गया, तो अब जिंदगी भर के लिए मैं प्रधानमंत्री हूं। मोदी जी को यह डर सताता है, तो तुम किस खेत की मूली हो साहब? ये जो डर डर के
गुजरात की सड़कों के ऊपर जा रहे हैं क्यों? कि मुल्क के वजीर आजम को भी सड़क के ऊपर उतरना पड़ता है, वरना आवाम खींच के लाती है, जमीन के ऊपर फेंक देती है। तो ये समझ रहे, वैसे मोदी जी की बात अगर निकली है वो है कि रिकॉर्ड करने वाले है कोई? वरना हम जहां बोलने के लिए जाते हैं तो ये आ जाते हैं कैमरे वाले और देखते हैं, सोचते हैं कुछ बोल रहा है ये इमाम वाला, ये इमाम वाला अगर कुछ बोला तो इसके ऊपर केस बनता क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब जब भाषण देने के लिए आते हैं तो 50 चैनल वाले आ जाते हैं, उनको कवर करने के लिए नहीं आते। उनके भाषण अगर 1 घंटे का है तो उसमें 30 सेकंड का कुछ निकलता क्या? देखते 30 सेकंड का कुछ मसाला मिलता क्या कि जिसके ऊपर अपना 2-2 दिन 3-3 दिन टीवी के ऊपर चलाएं और फिर उनके भाषण के बाद कांग्रेस वाला पूछता है इनके ऊपर केस बनता क्या? आम आदमी पार्टी वाला बोलता है एफआईआर रजिस्टर होती है क्या इनके ऊपर? पहले हमको समझ में नहीं आता था, अब हम इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए कि पूरे कैमरे वाले सामने खड़े रहते हैं, हमको जो बोलना है हम इशारों इशारों में भी बोलकर निकल जाते हैं तो पब्लिक को समझ जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये कैमरे वाले बोलते हैं क्या करना, रात भर रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखते रहते और आखिर में उनको क्या मिलता है पता है आपको? नहीं पता है। बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। मैंने एक मर्तबा एक सभा में, उबैद भाई, मैंने सभा में मैंने बोला कि हम इशारों इशारों में बात करते हैं, तुम समझ जाएंगे ना? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, चीपों चीपों चीपों। अब पुलिस वाले परेशान, क्या बोला उसने? एक चीपों का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं था, हमने उनको काम पे लगा दिया, कुछ नहीं था मतलब। अब लगे हुए हैं कि ची का मतलब क्या होता है, पौ का मतलब क्या होता है। मैं बोला पौ का मतलब तुम्हारी बजाने के लिए आए हैं हम। मेरे भाइयों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या कभी उस दौर के बारे में हम संजीदगी से सोच रहे थे? मैं उन तमाम मुसलमानों को, मेरे हिंदू भाइयों को, दलितों को ये सवाल करना चाहता हूं, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मुल्क की खूबसूरती सबसे ज्यादा, और खासतौर से मेरी जो हिंदू बहनें बैठी हुई है उनको बताना चाहता हूं, ये मुल्क की सबसे खूबसूरती ये है कि पूरी दुनिया में मेरे भारत, मेरे हिंदुस्तान से ज्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नहीं है। जहां इतनी जाति, इतने धर्म, इतने मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले कुछ सालों से हिंदुओं को मुसलमानों के साथ लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से अलग करो? यही काम, यही एजेंडा सरकार लेकर आ रही है, यही काम वो कर रही है। अरविंद केजरीवाल जब मैदान में उतरे तो हमें भी उम्मीद थी, हमें भी एक ऐसा लगा कि चलिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अगर ये आए हैं एक एजेंडा के साथ, तो हम भी उस वक्त खामोश रहे, आवाम ने भरकर उन्हें साथ दिया। लेकिन दिल्ली के दंगे जब हुए, उन दंगों में मरने वाला कौन है? चाहे वो हिंदू का बेटा हो या मुसलमान का बेटा हो, वो मेरे भारत देश का सपूत है, मेरे भारत देश की संतान है। वो किसी और का बेटा होगा, किसी और जाति का होगा, लेकिन मेरा भी वो भाई है। उसके मौत के ऊपर, उसके
उसके खत्म के ऊपर मुझे भी उतना ही अफसोस होता है। कोई मां नहीं चाहती है अपने नौजवान बच्चे को दंगे की भेंट चढ़ाए, लेकिन उस दंगे के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब का क्या रोल था? उन्होंने कैसे आपके पीठ में खंजर भोंका? ये जो सवाल अखिल साहब ने किए हैं, उनमें एक सवाल यह भी है, सांप्रदायिक दंगों के मुख्य दोषियों पर आज तक एफआईआर क्यों नहीं की? यमुना पार हुए सांप्रदायिक दंगों पर क्यों नहीं बोले? वैसे तो बहुत बोलते हैं, जब बोलने का वक्त आया तो मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ गए गांधी जी की समाधि के ऊपर। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उस आवाम के बीच में जाना, चाहे वो किसी भी समाज के हो, और उनके बीच में जाकर यह कहना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इन दंगों को मैं खत्म करूंगा। लेकिन नहीं, बैठ गए। कितने कितने नौजवान बच्चों का कत्ल हुआ। आज उनकी माएं उनसे यह सवाल कर रही है। और आगे किसी ने क्या खूब कहा है दिल्ली के इस वाक़े के बारे में कि बुझ गए जिनके घर के चिराग, बुझ गए जिनके घर के चिराग, सुना है उनके घर में मुफ्त की बिजली अब आती है। ये कैसी सौदेबाजी है कि तुम कहेंगे कि मैं मुफ्त में बिजली दे रहा हूं, उसके बदले में मैं तुम्हारे घर के चिराग को बुझा रहा हूं। नहीं चाहिए साहब, ऐसी कोई मुफ्त की चीज नहीं चाहिए जो किसी इंसान और इंसानियत का खत्म करके तुम हमें देना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें। ये मुल्क के हालात का, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बार बार हमें यह एहसास दिला रही है, बार बार इनका नेता खड़े रहता है, कोई ना कोई मंत्री खड़े रहता है और यहाँ के टोपी वाले, दाढ़ी वाले मुसलमानों को एक पैगाम देता है कि इस मुल्क में रहना है तो हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा सुनना पड़ेगा। हर 2 दिन को मीडिया के ऊपर कोई ना कोई आता है और इस तरह की बयान देकर चला जाता है। मैं उन तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, इन तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं, और मैं अकेले नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मालूम की इस आवाम के जरिए तुमको यह पैगाम देना चाहता हूं। और सुनो, कान खोल के सुनो, इतने सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे। इतने सालों तक तुमने बोला, हमने सुना, लेकिन अब सुनो, हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। तुम ये समझोगे कि मजलिस के है, मजलिस के 1 MP है, 2 MP है, तुमसे ये सवाल करेंगे कि MCD के अंदर तो 250 काउंसिलर जाने वाले हैं, मजलिस कितने सीटों पर लड़ रही है? मजलिस महज 15 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों को खड़ा की है। हम 100 लड़ सकते थे, 200 लड़ सकते थे, लेकिन हमने वो 15 सीटें कौन सी चुनी है जिसके ऊपर हमने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। अगर इन बस्तियों के अंदर, इन मोहल्लों के अंदर
हम अपने झंडों को नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे? ये सवाल का जवाब दो। अगर हम जाकिर नगर में, मुस्तफाबाद में, बल्ली मारन में, कुरैश नगर में, अगर इन इलाकों के अंदर अगर हमने हमारी क़यादत को नहीं खड़े की तो फिर हम कहां खड़े करेंगे? इसीलिए जब 15 उम्मीदवारों को हमने चुनने का फैसला किया तो मीडिया वालों को उसके ऊपर भी तकलीफ, बोले 250 है, आप 15 ही क्यों लड़ रहे? हम ज्यादा लड़े तो इनके पेट में दर्द, हम कम लड़े तो इनको तकलीफ। मैंने उनको जवाब दिया, मैं कहा कि हमारा पहला इलेक्शन है, हम पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं। और सुनो, हमने 15 क्यों चुने हैं, और 15 जो चुने हैं ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये शेर के बच्चों को हमने चुना है, ये शेरों को हमने चुना है। तो बोले ये क्या कर लेंगे अगर 15 चुनकर भी आ गए? तो मैं बोला तू तो 15 की बात कर रहा, वो तो अकेला पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर वो अकेला इतने सालों से 550 का लोकसभा का ऐवान, वो पार्लियामेंट का हाउस जिसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टोपी, दाढ़ी, शेरवानी पहने हुए, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे मसले, तुम्हारे सवाल उठाने वाला, उनके अलावा कोई दूसरा नेता मुझे बताओ उन 550 में से वो आपके सवाल उठाता है? तो मैंने कहा अरे वो तो अकेला था, वो इतने सालों से अगर अपने काम को अंजाम दे रहा है तो हमारे तो 15 शेर जाएंगे अंदर इंशाअल्लाह। मैंने कहा कैसे जाएंगे मालूम है? इंशाअल्लाह उबैद भाई कभी शेरवानी पहने सिला के रखिए, आपको भी शेरवानी पहना के भेजाएंगे। शेरवानी सिला के रख लिए, क्योंकि शेरवानी जब पहन के जाते हैं ना बड़ी तकलीफ होती है, बोलते आ गए शेरवानियां। तो जब ये 15 जाएंगे तो एक मिसाल कायम करेंगे, और कैसी मिसाल रहेगी कि 250 के अंदर 235 एक तरफ रहेंगे और 15 एक तरफ रहेंगे। तो उसको बोलते क्या है पता है आपको? 100 सुनार की एक लोहार की। क्या बोलते हैं उससे? 100 सुनार की एक लोहार की। तो बताएंगे 15 क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला बढ़ता जा रहा। जिस असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कहा जाता था ये हैदराबाद के एमपी, ये इतने सालों से अकेले चुनकर आते हैं और ये जिंदगी भर अकेले एमपी रहेंगे अपनी पार्टी के। गलत, अब एक नहीं है 11 एक नहीं है। जब हम गए वहां पर तो उन्हें तकलीफ इस बात की भी हुई, वो तो बोलता ही था, बोले ये आया तो ये भी बहुत बोलता है। नतीजा क्या हुआ? असद साहब जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, आप लोगों के सवाल के लिए जब वो खड़े रहते हैं तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी वाला, कांग्रेस वाला, समाजवादी वाला खड़ा रहता है और असद साहब के ऊपर कुछ ना कुछ ताने कसता है। कोई कहता है उनके हुलिये को देखकर, उनके कपड़ों के ऊपर, मजहब के ताल्लुक से कुछ ताने कसता है। असद साहब अपना काम जारी रखते हैं, जो सवाल उठाना है वो उठाते रहते हैं।